टीनेज एक ट्रांजिशन फेज होता है जहां बच्चा ना पूरी तरह चाइल्ड होता है ना एडल्ट। इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तुम सब कुछ हो, अपनी आइडेंटिटी जान लो और रास्ता अपने आप मिल जाएगा। टीनेजर्स अपनी आइडेंटिटी, करियर चॉइसेस और वैल्यूज एक्सप्लोर करते हैं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को समझ लेते हैं तो उनमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर कंफ्यूजन बनी रहे तो रोल कंफ्यूजन डेवलप होता है, जिसमें डायरेक्शन और पर्पस क्लियर नहीं होता। यंग अडल्टहुड में इंसान क्लोज रिलेशनशिप्स और इमोशनल बॉन्डिंग बनाना सीखता है। जब वो ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट के साथ किसी के साथ जुड़ता है तो इंटीमेसी डेवलप होता है। लेकिन अगर वो रिजेक्शन से दारे या इमोशनली ओपन ना हो पाए तो वो दूसरों से दूर हो जाता है और आइसोलेशन फील करता है, जहां लोनलीनेस और इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ने लगता है। एडल्टहुड में इंसान का फोकस सिर्फ खुद तक सिमट ना रहता, बल्कि वो सोसाइटी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। जब वो अपने काम, फैमिली और सोसाइटी में प्रोडक्टिव फील करता है तो जेनरेटिविटी डेवलप होती है। लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा या वो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहा तो स्टैग्नेशन डेवलप होती है, जहां इंसान खुद को स्टक और पर्पसलेस फील करता है। ओल्ड एज में इंसान अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है और खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैंने एक मीनिंगफुल लाइफ जी? अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता है तो उसमें ईगो इंटेग्रिटी डेवलप होती है, जिससे विजडम और पीस मिलता है। लेकिन अगर उसे रिग्रेट हो कि उसने गलत डिसीजंस लिए या अपॉर्चुनिटीज मिस की तो वो डिस्पेयर फील करता है, जिसमें दुख, गिल्ट। एरिक्सन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर स्टेज एक नई चैलेंज लेकर आता है। हर स्टेज का रेजोल्यूशन पर्सनैलिटी को शेप करता है। अगर हम बैलेंस मेंटेन करें तो हम एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं, हम हर स्टेज में सीखते और ग्रो करते रहते हैं। एल्फ्रेड एडलर के अकॉर्डिंग हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंफीरियरिटी यानी कम होने का एहसास फील करता है। ये फीलिंग बचपन से ही स्टार्ट होती है जब बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को उनसे कम समझने लगता है। इसी फीलिंग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। एडलर ने इंफीरियरिटी के 2 टाइप्स बताए हैं। पहला है ऑर्गन इंफीरियरिटी, जो फिजिकल वीकनेस या किसी बॉडी पार्ट की कमी से होता है। दूसरा है जनरलाइज्ड या क्रॉनिक इंफीरियरिटी, जिसमें इंसान हर सिचुएशन में खुद को इंफीरियर फील करता है। ऑर्गन इंफीरियरिटी तब होती है जब किसी चाइल्ड में फिजिकल वीकनेस होती है, जैसे वीक आईसाइट या हेल्थ इश्यू। लेकिन अक्सर बच्चा इस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करता है और उस एरिया में और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस प्रोसेस को कॉम्पेंसेशन कहते हैं। क्रॉनिक इंफीरियरिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान हर जगह खुद को कम समझता है। ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाता और हर सिचुएशन में इनसिक्योर फील करता है। एडलर कहते हैं कि इंफीरियरिटी फीलिंग से ही कॉम्पेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब इंसान अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए मेहनत करता है तो वो बेटर बनने की कोशिश करता है। ये एक हेल्दी प्रोसेस है जो ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाता है। लेकिन कभी-कभी ये कंपेंसेशन एक्सट्रीम हो जाता है, जिसे ओवर कंपेंसेशन कहते हैं। इसमें इंसान अपनी इंफीरियरिटी को हाइड करने के लिए सुपीरियरिटी दिखाता है। वो दूसरों से बेटर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर ही होता है। जब बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनसे बेटर नहीं हैं, तब उनमें इंफीरियरिटी फीलिंग डेवलप होता है। ये कंपैरिजन उनके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। एडलर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, मैस्कुलिन प्रोटेस्ट। इसका मतलब है सोसाइटी के अगेंस्ट अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करना। एडलर के अकॉर्डिंग कभी कभी इंसान अपनी वीकनेसेस को हाइड करने के लिए अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। ये एक तरह का ओवर कॉम्पेंसेशन होता है, जहां इंसान अपनी इनर इनसिक्योरिटी को कवर करता है। इस तरह एडलर के अकॉर्डिंग इंफीरियरिटी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इंसान इसे पॉजिटिवली यूज करे तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस और डेवलपमेंट अचीव कर सकता है। लेकिन अगर ये फीलिंग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकती है। एडलर के अकॉर्डिंग हर इंसान अपनी लाइफ में एक फिक्शनल गोल या इमेजिनरी फ्यूचर बनाता है। इससे फिक्शनल फिलिज्म कहते हैं। ये गोल रियल हो या न हो, लेकिन ये हमें डायरेक्शन देता है और हमारी लाइफ को गाइड करता है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बेटर बनने की। इसे स्ट्राइविंग फॉर सुपेरियरिटी कहते हैं। यहाँ सुपेरियरिटी का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है। इंफीरियरिटी फीलिंग बचपन से डेवलप होती है,
जब बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को कम समझने लगता है। ये फीलिंग ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बेस बनती है। अगर ये फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन अगर इंसान इसे पॉजिटिवली यूज करे तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का रीजन बन सकती है। एडलर ने बर्थ ऑर्डर पर भी फोकस किया। उनके अकॉर्डिंग बच्चे का फैमिली में पोजीशन उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ओल्डेस्ट चाइल्ड को शुरू में ज्यादा अटेंशन मिलता है, लेकिन यंगर सिबलिंग आने के बाद वो डिथ्रोन फील करता है। इससे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप डेवलप हो सकती है। मिडिल चाइल्ड हमेशा बीच में होता है, वो कंपटीशन फील करता है, ऑफन एडजस्ट करना सीख जाता है। ये कोऑपरेटिव और फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी डेवलप करता है। यंगेस्ट चाइल्ड सबसे छोटा होता है, इसलिए वो दूसरों से आगे बढ़ने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रखता है। कभी कभी डिपेंडेंट भी हो सकता है। एडलर ने क्रिएटिव सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर होता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे यूज करें, ये उसके कंट्रोल में होता है। लाइफस्टाइल अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। ये बताता है कि इंसान प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेगा और अपनी लाइफ का पैटर्न कैसे बनाएगा। एडलर ने पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स भी बताए जो इंसान के बिहेवियर और अप्रोच को डिफाइन करते हैं। रूलिंग टाइप के लोग अग्रेसिव और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये अपने कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। गेटिंग टाइप के लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये दूसरों पर रिलाई करते हैं और खुद से डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करते हैं। अवॉइडिंग टाइप के लोग प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। ये चैलेंजेस फेस करने के बजाय उन्हें अवॉइड करते हैं। सोशली यूजफुल टाइप सबसे हेल्दी पर्सनालिटी होती है। ये लोग कोऑपरेटिव, हेल्पफुल और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इस तरह एडलर के अकॉर्डिंग इंफीरियॉरिटी फीलिंग, बर्थ ऑर्डर और क्रिएटिव सेल्फ मिलकर हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। हर इंसान के पास अपनी लाइफ को बेटर बनाने की पावर होती है। कभी ऐसा फील हुआ कि आप दूसरों से कम हो या फिर कुछ लोग हमेशा डोमिनेट करते हैं? अल्फ्रेड एडलर के अकॉर्डिंग ये सब इंफीरियॉरिटी और कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड है। एडलर के अकॉर्डिंग लोग 3 टाइप्स के होते हैं। लीनिंग टाइप ग्रोथ, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हेल्प लेने के लिए रेडी रहते हैं। रूलिंग टाइप करते हैं, जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। अवॉइडिंग टाइप करते हैं, जो प्रॉब्लम से बचने के लिए सिचुएशंस अवॉइड करते हैं। लीनिंग टाइप के लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में। ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं और सपोर्ट के बिना इनसिक्योर फील करते हैं। रूलिंग टाइप के लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये डोमिनेट करते हैं और पावर दिखाना उनकी पर्सनैलिटी का मेजर पार्ट होता है। अवॉइडिंग टाइप के लोग चैलेंजेस से दूर भागते हैं। ये रिस्क नहीं लेते और फेलियर के फियर से सिचुएशंस अवॉइड करते हैं। एडलर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही हेल्दी पर्सनालिटी होती है जो सोशली यूजफुल हो, मतलब जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट करे, कंट्रीब्यूट करे और बैलेंस मेंटेन करे। जब किसी इंसान को एक्सेसिवली इंफीरियॉरिटी फील होती है तो वो उसे ओवरकम करने के लिए कॉम्पेंसेशन यूज करता है। कॉम्पेंसेशन के 3 मेजर वेज होते हैं। कुछ लोग अचीवमेंट के थ्रू अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना देते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं और कुछ लोग नेगेटिव रिएक्शंस डेवलप कर लेते हैं। कभी कभी ये कॉम्पेंसेशन अनहेल्दी भी हो जाता है, जैसे अग्रेशन, एक्सक्यूजेस देना या सिचुएशन से कंप्लीटली विथड्रॉ हो जाना। एडलर कहते हैं इंफीरियॉरिटी फीलिंग हर किसी को होती है, लेकिन जो लोग इससे समझ कर इंप्रूव करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप। कार्ल युंग, जिसका J एक्चुअली H प्रोनाउंस होता है, नियो एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी के फाउंडर द। उन्होंने पर्सनालिटी को समझने के लिए एक यूनिक अप्रोच दी, जिसे हम नियो एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। यूंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रीसेंट और रेलेवेंट होती है, यानी जो हम एक्टिवली सोच रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं जो थोड़ी एफर्ट से रिकॉल की जा सकती हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस में सप्रेस्ड मोटिवेशन और डिजायर्स होती हैं जो खागर, जो हर इंसान में डिफरेंट होती हैं। यूंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये वो पार्ट है जो सभी लोगों में कॉमन होता है। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारे एंसेस्टर्स से इनहेरिट होता है, यानी एक शेयर्ड साइकोलॉजिकल मेमोरी। यूंग ने देखा कि एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स में सिंबल्स जैसे गॉडेस, टेंपल या स्पिरिचुअल साइंस अलग कल्चर्स में भी सिमिलर होते हैं। इसका मतलब है कि एक एज ओल्ड विजडम हम सबके अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। जैसे ओशन, माउंटेन्स, रॉक्स, टेम्पल, प्रीस्ट और फायर, ये सब यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो मैनकाइंड के बिगिनिंग से सेम हैं। इसी वजह से हमें कभी डेजा वू फील होता है था
जैसे ये मोमेंट पहले भी हो चुका हो, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कार्ल युंग कहते हैं, हम सिर्फ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट नहीं होते, बल्कि हम एक शेयर्ड ह्यूमन लेगेसी का भी हिस्सा होते हैं। युंग के अकॉर्डिंग हमारा माइंड अलग अलग लेयर्स है और सबसे डीप कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इन सब का सेंटर होता है सेल्फ, जो हमारी पर्सनैलिटी का कोर होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पर्सोना, शैडो और आर्केटाइप्स। ये सब हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। पर्सोना एक मास्क की तरह होता है जो हम सोसाइटी में दिखाते हैं। ये वो इमेज है जो हम पब्लिक में प्रेजेंट करते हैं, जैसे रोल्स मदरहुड या फादरहुड। शैडो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होता है जो हम पब्लिक में नहीं दिखाते। ये हिडन ट्रेट्स होते हैं जो हम सप्रेस कर देते हैं। आर्केटाइप्स यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो सब लोगों में कॉमन होते हैं। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अनिमा मेल पर्सनैलिटी का फेमिनिन पार्ट होता है, जिसे साइकोलॉजिकल फीमेल भी कहा जाता है। ये इमोशंस और सेंसिटिविटी से कनेक्टेड होता है। एनिमस फीमेल पर्सनैलिटी का मैस्कुलिन पार्ट होता है, जिसे साइकोलॉजिकल मेल कहा जाता है। ये लॉजिक और स्ट्रेंथ से रिलेट करता है। सोसाइटी अक्सर अनिमा को मेल्स में और एनिमस को फीमेल्स में सप्रेस करती है। इस वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी का ऑपोजिट साइड भूल जाते हैं। कभी कभी ये सप्रेस्ड साइड सरफेस पर आ जाती है और इंसान अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट ट्रेट्स एक्सप्रेस करने लगता है। कुछ सिचुएशंस में ये इंटरनल बैलेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इंसान अपनी अट्रैक्शन या बिहेवियर में भी चेंज फील करता है। जुंग कहते हैं कि ये सब प्रोसेसेस बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर डिफरेंट लेयर्स और ऑपोजिट ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ सरफेस नहीं, बल्कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी समझना जरूरी है। युंग की थ्योरी हमें ये सिखाती है कि हम एक लेयर्ड पर्सनैलिटी हैं, जिसमें कॉन्शियस थॉट्स के साथ हिडन पैटर्न्स भी होते हैं। और इन सब को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस की की है। जानते हो, लड़के और लड़कियों का रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। जेंडर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोनों के स्टेजेस और थिंकिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। शुरुआत में लड़कियों को लड़के स्ट्रेंज लगते हैं, जैसे कोई आउटसाइडर या एलियन। उन्हें थोड़ा फियर या हेजिटेशन होता है, पर अंदर ही अंदर एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन भी फील होता है। नेक्स्ट स्टेज में लड़की लड़कों को फादर, गॉड या किंग जैसा देखने लगती है, जहां रिस्पेक्ट और अप्रूवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लड़कों के लिए शुरुआत में लड़की एक केयरिंग फिगर होती है, जैसे कोई जो उनका ख्याल रखे। बाद में वो अट्रैक्शन और एडमिरेशन फील करने लगते हैं और चाहते हैं कि लड़की उन्हें एडमायर करे। तो सिंपल सा डिफरेंस ये है अंगा, लड़कियों में फियर से रिस्पेक्ट आता है और लड़कों में केयर से अट्रैक्शन। दोनों का इमोशनल जर्नी अलग होता है, पर एंड गोल कनेक्शन ही होता है। अगर हम ये डिफरेंसेस समझ लें तो रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन सकते हैं। जैसे जैसे रिलेशनशिप ग्रो होता है, मेन और वुमेन का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। चलो समझते हैं नेक्स्ट स्टेजेस, जहां थिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती हैं। स्टेज 3 में लड़की लड़के को हीरो या आइडियल मैन के रूप में देखने लगती है, जिसे वो एडमायर करती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। स्टेज 4 में फोकस चेंज हो जाता है। अब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढती है, मैं कौन हूँ रिलेशनशिप के बाहर। स्टेज 5 में लड़की लड़के को इक्वल पार्टनर मानती है, जहां रिस्पेक्ट, बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है। स्टेज 3 में लड़का लड़की को सपोर्टिव पार्टनर के रूप में देखता है, जहां उसे केयर, लव और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। स्टेज 4 में लड़की उसके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, जो उसे ग्रो करने और बेटर इंसान बनने में हेल्प करती है। स्टेज 5 में लड़का समझता है कि लड़की इक्वल भी है और डिफरेंट भी, और दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो डिफरेंस सिंपल है, वुमेन रिस्पेक्ट से इक्वालिटी तक जाती हैं और मेन सपोर्ट से ग्रोथ और कॉम्प्लीमेंटैरिटी तक। अगर हम ये डिफरेंसेस समझ लें तो रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बन सकता है। स्टैक सुलिवन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी रिलेशनशिप्स, इंटरैक्शन और सोशल एनवायरनमेंट से बनती है। अगर पर्सनालिटी का एग्जिस्टेंस है तो वो सिर्फ रिपीट होने वाली इंटरपर्सनल सिचुएशंस में दिखाई देती है, यानी जब हम बार बार लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हम सबके पास मल्टीपल सोशल रोल्स होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसीलिए हमें अपनी पर्सनल नीड्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये जो टेंशन बची रहती है उसे रेजिडुअल टेंशन कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक नीड रिलेटेड टेंशन और दूसरी एंजाइटी रिलेटेड टेंशन। लोग अपनी टेंशन कम करने के लिए जो तरीके यूज करते हैं
उन्हें डायनामिज्म्स कहते हैं और ये टेंशन थिंकिंग के थ्रू कम होती है। थिंकिंग के डेवलपमेंट का 3 स्टेजेस होते हैं: प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक और सिंटैक्सिक थिंकिंग। प्रोटोटैक्सिक थिंकिंग 0 से 1 साल तक होती है। इसमें बेबी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को फील करता है, लॉजिकली नहीं सोचता, सब कुछ रैंडम होता है। पैराटैक्सिक थिंकिंग 1 से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चा 2 इवेंट्स को जोड़ देता है एक साथ। इससे सुपरस्टिशियस थिंकिंग भी कहते हैं, जहां रैंडम इवेंट्स को देखकर गलत बिलीफ बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साथ में हुए। सिंटैक्सिक थिंकिंग 2 से 7 साल में होती है। इस स्टेज में लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज साउंड्स और सिंबल्स का सिस्टम होता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में 3 मेन थ्योरीज आती हैं: नीड हायरार्की थ्योरी, सेल्फ थ्योरी और प्रोप्रियम थ्योरी। लोअर ऑर्डर नीड्स ज्यादा पावरफुल होती हैं और हायर नीड्स तभी आती हैं जब बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। मैस्लो के अकॉर्डिंग लोअर ऑर्डर नीड्स पहले सेटिस्फाई होती हैं, फिर ही इंसान हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ बढ़ता है। ह्यूमन बिहेवियर का गोल होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, जो इंसान की लाइफ का मेन पार्ट होता है। मैस्लो के अकॉर्डिंग इंसान एक बंडल ऑफ नीड्स होता है, जिसमें अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं। मैस्लो पिरामिड में नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड में इंसान दूसरों से कनेक्शन चाहता है, जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली और रिलेशनशिप्स। सेल्फ एस्टीम नीड में इंसान रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और वैल्यू चाहता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट नीड है, जिसमें इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करता है। रियल लाइफ में सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कई लोग बेसिक नीड्स ही स्ट्रगल करते रहते हैं। सिक्योरिटी नीड्स में इंसान सेफ्टी और फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, जैसे सेविंग और जॉब सिक्योरिटी। मैस्लो थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसे समझना जरूरी है। ये थ्योरी साइंटिफिकली पीक एक्सपीरियंस को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती। नीड्स की सेटिस्फैक्शन को मेजर करना क्लियर नहीं है, यानी क्वांटिफिकेशन आर्बिट्ररी है। और ये थ्योरी एक्सेप्शंस को कंसिडर नहीं करती, जैसे विवेकानंदा या गांधी जी, जिन्होंने बेसिक नीड्स के बिना भी ग्रोथ की। ये जरूरी नहीं है कि एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करता है और अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब है इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करता है और उन्हें क्लियरली समझने की कोशिश करता है। एक्सिस्टेंशियल लिविंग का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, बिना पास्ट या फ्यूचर की टेंशन लिए। एक्सपीरियंशियल लिविंग में इंसान हर मोमेंट को फील करता है और अपनी लाइफ को एक्टिवली जीता है। सब क्वालिटीज मिलकर एक फुली फंक्शनल इंसान बनाती हैं, जो लाइफ में ग्रो करता रहता है। उनके अकॉर्डिंग इंसान में सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी होती है, बस थोड़ी सी थेरेपिस्ट की सपोर्ट चाहिए होती है। रॉजर्स कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को पास्ट और फ्यूचर के लिंक्स के थ्रू समझते हैं। लाइफ का मेन गोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ भर चलता रहता है। प्रोसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, सेल्फ मेंटेनेंस और सेल्फ एनहांसमेंट। सेल्फ मेंटेनेंस में हम अपनी बेसिक और सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करते हैं। सेल्फ एनहांसमेंट में हम न्यू स्किल्स सीखते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं। रॉजर्स कहते हैं इंसान के पास फ्री विल होती है और वो अपनी चॉइसेस खुद डिसाइड करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट्स होते हैं: रियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ मतलब हम एक्चुअली क्या हैं, सेल्फ इमेज मतलब हम क्या सोचते हैं और आइडियल सेल्फ मतलब क्या बनना चाहते हैं। जब ये 3 चीजें मैच करती हैं, तब कॉन्ग्रुएंस होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सेल्फ इमेज वीक हो जाए तो इंसान रियलिटी को गलत समझने लगता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सोसाइटी हम पर कंडीशंस ऑफ वर्थ लगाती है, जिसमें अप्रूवल के बेसिस पर वैल्यू मिलती है। रॉजर्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को सपोर्ट करते हैं, जहां इंसान को बिना कंडीशन एक्सेप्ट किया जाता है। इम्पोर्टेंट है खुद को एक्सेप्ट करना और अपनी सेल्फ रिगार्ड मेंटेन करना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उन लोगों को देखो जिनके पास और भी कम है।
पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जो लाइफ के हर स्टेज पे डेवलप होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक स्टेप है लाइफ का, जो तब आता है जब बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। और ये सिर्फ रॉजर्स नहीं, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। रॉजर्स के अकॉर्डिंग जो हम फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं वही हमारा सेल्फ होता है। ये पर्सनालिटी का आई पार्ट है, मतलब जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। ये अप्रोच डिस्क्रिप्टिव है, यानी ये बताता है कि इंसान का सेल्फ कैसे काम करता है और कैसे डेवलप होता है। ऑलपॉट के हिसाब से सेल्फ को प्रोप्रियम कहा जाता है, यानी एम्पिरिकल सेल्फ। ये पर्सनालिटी का मी पार्ट होता है। प्रोप्रियम के 7 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना फंक्शन होता है। ये पार्ट्स लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलप होते हैं और मिलकर कंप्लीट पर्सनालिटी बनाते हैं। सबसे पहले आता है अ सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ, जहाँ बच्चा अपने बॉडी को फील करता है। फिर सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी बावा, जहां नाम एक कांस्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाता है। उसके बाद सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम हैड, जहां ऑटोनॉमी डेवलप होती है और बच्चा खुद के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सेल्फ एक्सटेंशन डियोट, जहां पोजेशंस और सराउंडिंग्स से कनेक्शन बनता है। फिर सेंस ऑफ सेल्फ इमेज 6-12 इयर्स, जहां रियलिटी टेस्टिंग होती है और बच्चा समझता है लोग उसे कैसे देखते हैं। उसके बाद सेंस ऑफ सेल्फ एज रैशनल कोपर एडोलेसेंस, जहां लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। और लास्ट में प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग गुड, जहां लाइफ गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पर्सनालिटी का डायरेक्शन सेट होता है। ऑलपोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि जो काम पहले किसी रीजन से स्टार्ट हुआ था, बाद में वो अपने आप को कंटिन्यू होता है बिना उस ओरिजिनल रीजन के। यानी पर्सनालिटी पास्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पर्सनालिटी एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर स्टेज पे डेवलप होती रहती है। ऑर्गेनिस्मिक फंक्शनिंग का मतलब है बॉडी बेसिक नीड्स जैसे फूड, वाटर और रेस्ट सेटिस्फाई करना। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि एक टाइम के बाद बिहेवियर इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने आप कंटिन्यू होता रहता है। प्रेजेंट बिहेवियर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है और पास्ट मोटिव से अलग हो जाता है, जो ओरिजिनली उस बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी बिहेवियर के टर्म्स में कांस्टेंट होती है, लेकिन अंदर से मोटिव्स के लेवल पर डायनामिक और चेंजिंग होती रहती है। टाइप और ट्रेट थियरीज पर्सनैलिटी को कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। एक अर्ली आइडिया बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पर भी दिया गया था। सैंग्विन टाइप में एक्सेस ब्लड होता है, एनर्जी ज्यादा होता है और इंसान एंथुजियास्टिक और एक्टिव बिहेवियर दिखाता है। कोलेरिक टाइप में येलो बाइल ज्यादा होता है, इंसान जल्दी गुस्सा होता है और शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर शो करता है। फ्लेग्मेटिक टाइप में म्यूकस ज्यादा होता है, इंसान स्लो होता है और ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। मेलंकोलिक टाइप में ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, इंसान डिप्रेस्ड और पेसिमिस्टिक बिहेवियर शो करता है। एक और अप्रोच पर्सनालिटी को साइकोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई करती है, जो अलग तरीके से बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। MBTI एक टेस्ट है जो पर्सनालिटी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है और लोगों के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। एक्सट्रोवर्शन में इंसान बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करता है, ग्रुप में काम करता है और दूसरों के साथ एक्टिवली एंगेज होता है। इंट्रोवर्शन में इंसान अकेला काम करना पसंद करता है, इंटरनल थॉट्स और आइडियाज पर फोकस करता है। सेंसिंग टाइप प्रेजेंट पर फोकस करता है, सराउंडिंग्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है। इंट्यूशन टाइप पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन का यूज करता है। पर्सनालिटी को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं और हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। ट्रेट थियोरीज के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को समझने के लिए हम ट्रेट्स यूज करते हैं और गॉर्डन ऑलपॉट ने इंस्टिंक्ट्स को ट्रेट्स का नाम दिया। इंस्टिंक्ट्स आर इनबिल्ट टेंडेंसीज जो फिक्स्ड मैनर में बिहेवियर को गाइड करती हैं और ऑलपॉट कहते हैं कि इन्हें ट्रेट्स के नाम से समझा जा सकता है। लेक्सिकल मेथड के अकॉर्डिंग ह्यूमन लैंग्वेज में जो वर्ड्स और फ्रेसेस होते हैं वो ह्यूमन ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डिक्शनरी का यूज किया गया। इस मेथड से मोर देन 4000 एडजेक्टिव्स मिले, जिन्हें लेटर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया: कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स वो होते हैं जो लाइफ को डोमिनेट करता है, जैसे किसी पर्सन की पूरी पर्सनालिटी एक ही ट्रेट के अराउंड रिवॉल्व करे।
सेंट्रल ट्रेट्स कॉमन और मेजर ट्रेट्स होते हैं जो किसी पर्सन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस या इंटेलिजेंस। सेकेंडरी ट्रेट्स सिचुएशनल होते हैं जो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट नहीं होते, जैसे फूड प्रेफरेंस या टेम्पररी बिहेवियर चेंज। फंक्शनल इक्विवेलेंस का मतलब है कि ट्रेट्स एक इंडिविजुअल को डिफरेंट सिचुएशंस में सिमिलर तरीके से बिहेव करने के लिए गाइड करते हैं। थिंकिंग वाले लोग लॉजिक और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, जबकि फीलिंग वाले लोग पर्सनल रिलेशंस और इमोशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। जजिंग टाइप लोग स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होते हैं, जबकि परसीविंग टाइप फ्लेक्सिबल होते हैं और सिचुएशंस को ओपन माइंड से हैंडल करते हैं। जीरो एक्वेंटेंस कॉन्सेप्ट बताता है कि बिना जाने भी लोग दूसरों के ट्रेट्स जज कर सकते हैं, जो ट्रेट्स के एग्जिस्टेंस का एविडेंस है। इस तरह ट्रेट्स पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। ये है रेमंड बी कटेल की ट्रेट थ्योरी, जिसमें 16 PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए गए और पर्सनालिटी को साइंटिफिकली मेजर किया जाता है। कैटेल एग्जॉस्टिव ट्रेट्स से अग्री नहीं थे और वो ट्रेट्स की मल्टीप्लिसिटी को रिड्यूस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैक्टोरियल एनालिसिस यूज किया, जिसमें सरफेस फैक्टर्स और सोर्स ट्रेट्स को शेयर्ड वेरिएंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए कैटेल ने फैक्टोरियल एनालिसिस यूज किया, जिसमें सरफेस फैक्टर्स और सोर्स ट्रेट्स को शेयर्ड वेरिएंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। सरफेस ट्रेट्स वो होते हैं जो इजीली विजिबल होते हैं और सोर्स ट्रेट्स वो होते हैं जो उनके पीछे हिडन रियल कॉजेज होते हैं। उन्होंने लगभग 4200 ट्रेट्स को रिड्यूस करके सिर्फ 16 PF ट्रेट्स बना दिए, जो पर्सनालिटी का कोर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये 16 PF बाइपोलर डायमेंशंस में अरेंज्ड होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, जिनके बीच एम्बिवर्जन का पोल होता है। ट्रेट्स को मेजर करने के लिए 3 टाइप्स के डेटा यूज किए गए: T डेटा, L डेटा और Q डेटा। T डाटा में आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, जिससे ट्रेट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। डेटा बायोग्राफी और लाइफ रिकॉर्ड से मिलता है, जो रियल लाइफ बिहेवियर शो करता है। Q डेटा क्वेश्चनर बेस्ड होता है, जिसमें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री यूज होती है। इसमें 4 लेवल्स होते हैं: स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज, ट्रेट्स और सुपर ट्रेट्स। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं। हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज रिपीटेड बिहेवियर होते हैं जो टाइम के साथ स्टेबल बन जाते हैं। ट्रेट्स कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो रेगुलरली ऑब्जर्व होते हैं। सुपर ट्रेट्स मल्टीपल ट्रेट्स का कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं। 3 मेजर सुपर ट्रेट्स हैं: एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। एक्सट्रोवर्जन का ऑपोजिट इंट्रोवर्जन है और न्यूरोटिसिज्म का स्टेबिलिटी होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्पॉन्स अलग होता है, जैसे कुछ केसेस में बिहेवियर कंटिन्यू होता है और कुछ में अवॉइड किया जाता है। केमिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग नॉरएपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन्स पर्सनालिटी और अराउजल को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सट्रोवर्जन में एंडोर्फिन्स ज्यादा होते हैं और अराउजल बैलेंस्ड होता है। इंट्रोवर्जन में नॉरएपिनेफ्रिन हाई और एंडोर्फिन्स लो होते हैं, जिससे एंजाइटी बढ़ सकती है।